अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। आज जिस गाड़ी को हम लेकर आए हैं ये एक बजट सेगमेंट की कार है और 2009 मॉडल टोयोटा करोला GLI है। GLI एक बहुत ही पॉपुलर नेम प्लेट रही है करोला के वेरिएंट की और पाकिस्तान में बहुत अरसे तक ये चलती रही और जो लास्ट जनरेशन आई थी जो अभी भी रनिंग में है उसमें ये गाड़ी की इस वेरिएंट को माइनस कर दिया गया है और उसके बाद उसके रिप्लेसमेंट में टोयोटा यारिस इंट्रोड्यूस करवाई गई 1.3 GLI में और अब टोयोटा करोला खाली एल्टिस ग्रैंडे 1.6 और 1.8 में आती है। सो इस गाड़ी के रिव्यू को लाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी हैं गाड़ी की कि अफोर्डेबल कार्स रही नहीं हैं, अगर न्यू कार सेगमेंट में जाएं तो एक अच्छी फैमिली कार के तौर पे टोयोटा करोला GLI का ये वाला मॉडल या फिर इससे अगला कोई मॉडल एक बजट रेंज में मिल जाता है जो कि बहुत सारे यूज़र्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन साबित होती है। सो इस रिव्यू को लाने का मकसद भी यही है कि जो लोग एक 2 से 2.5 मिलियन के बजट के अंदर अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी के हम वो तमाम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें ताकि व्यूअर्स को एक बेहतर इंसाइट मिल सके कि इस गाड़ी के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी हैं और क्या ये एक अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान में लेने के लिए आज एक यूज़ कार मार्केट में। मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर मौजूद हैं अब्दुल्ला। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो अब्दुल्ला, सबसे पहले मैंने इसका वेरिएंट और मॉडल तो बता दिया गाड़ी का, मुझे बताएं आपने जब ये करोला GLI ली तो आपके माइंड में कौन कौन सी और ऑप्शंस थी और कौन सा एक बजट आपके माइंड में चल रहा था? अहमद, जिस टाइम पे मैं गाड़ी परचेज़ करने लगा था मेरे माइंड में बजट जो था वो फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो उस बजट को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी उसमें मेरे पास सिटी 5th जनरेशन की ऑप्शन थी और अगर मैं हैचबैक में बात करूँ तो मेरे पास वैगनार की ऑप्शन भी अवेलेबल थी। तो इन 2 ऑप्शंस के अंदर से फिर मैंने प्रेफर किया होंडा इसको, टोयोटा को, GLI को एंड देन मैंने ये फाइनली परचेज़ की थी। ठीक है, और मुझे ये बता दें कितने में आपने ये गाड़ी ली है? तकरीबन आज से 6 महीने पहले मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी। ये 2009 मॉडल है और ये मुझे उस टाइम पे तकरीबन 22 लाख की पड़ी थी। सही हो गया, 22 लाख में आपने ये गाड़ी ली। और कितनी चल चुकी है गाड़ी अभी तक? ये गाड़ी तकरीबन जिस टाइम पे मैंने ली थी उस टाइम ये नीट कंडीशन में थी और कम चली हुई थी, तकरीबन वो 90,000 चली हुई थी। ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ्स मैंने इसकी रीडिंग जो है वो 1 लाख और 10,000 तक पहुंच गई है। सही है, यानी 20,000 के करीब आपने ये गाड़ी चला ली है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप, क्योंकि ये बजट सेगमेंट की कार है यूज्ड कार मार्केट के अंदर, तो जब बजट आप कार के अंदर डील कर रहे होते हैं तो एक कंसर्न आपका उसको रखने में भी होता है कि उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि पेट्रोल की क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी हैं, एट द टाइम वी आर शूटिंग दिस रिव्यू 290 के अराउंड है पेट्रोल, तो इसकी फ्यूल एवरेज आपको सिटी में और लॉन्ग पे दोनों पे क्या मिल जाती है? सिटी में मुझे इसकी एवरेज तकरीबन विद AC जो है वो 13 मिल रही है और लॉन्ग पे जो है वो मुझे इसकी एवरेज अराउंड 15-16 तक मिल जाती है। प्राइसेस फ्यूल की जिस तरह से आपने बताया ऊपर नीचे जा रही हैं, उस लिहाज से जब आप कंपैरिजन करते हैं हैचबैक का तो आप या सिटी का कंपैरिजन करें तो आपको माइलेज में या फ्यूल में आपको तकरीबन 1 से 2 लीटर्स का फ़र्क पड़ता है। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बात करें तो इनका इस GLI का और सिटी या हैचबैक में वैगनार का बहुत फ़र्क है, कंफर्ट का बहुत फ़र्क है। तो इसी वजह से मैंने फ्यूल इकॉनमी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी और मैंने प्रेफरेंस जो है वो अपने कंफर्ट को दी है। तो इसलिए मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में मैं थोड़ा सा इजी हो गया कि जब मैंने इसको कंफर्ट देखा तो मेरे लिए चूज़ करना इजी हो गया। देन मैंने जो है वो GLI के ऊपर शिफ्ट हुआ था। ठीक हो गया। और आप लॉन्ग रूट पे जब ट्रैवल करते हैं तो मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की सस्पेंशन कैसी है? आप अगर ऑफ रोड भी अगर थोड़ा सा रूट पे ट्रैवल करें तो कैसी आपको फील होती है? वैसे तो टोयोटा की मानी हुई है सस्पेंशन की काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग के लिए भी, तो आपने अभी तक कैसा पाया इस गाड़ी को? जितनी ट्रैवलिंग मैंने इसके ऊपर की है और जिस रोड्स के ऊपर मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें हाईवे और मतलब बम्पी रोड्स, ये पैचेस हर तरह के उसमें ट्रेन आपको फेस करते हैं। तो उन दोनों ट्रेन में मैंने इसकी जो सस्पेंशन है उसको बहुत सॉफ्ट पाया। मतलब मैं इसका कंपैरिजन करूँ होंडा के साथ तो होंडा की थोड़ी सी स्टिफ सी सस्पेंशन है, हार्ड सस्पेंशन जिसको कहते हैं, उसके मुकाबले में GLI सस्पेंशन वाइज बहुत बेहतर है। तो चाहे लॉन्ग हो, चाहे हाईवेज़ हो, चाहे पैचेस हो रोड के, मतलब आपको इसकी सस्पेंशन जो है ना वो किसी तरह का वो नहीं करती है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं करती है, आप कंफर्टेबल ही रहते हैं उसमें।
बिल्कुल सही है। और उसके अलावा लॉन्ग रूट पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो इस गाड़ी की रोड ग्रिप कैसी है? जब आप 100-120 पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रोड के ऊपर रोड ग्रिप आपको कैसी फील हुई? रोड ग्रिप मुझे इसकी काफ़ी बेहतर फील होती है। इसका बॉडी वेट जो है वो तकरीबन ज़्यादा है, मतलब 1250 kg मेरे ख्याल से इसका वज़न है। ठीक है। तो उस लिहाज से जो है वो इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। और टायर्स वगैरह भी अगर आप अच्छे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको कैबिन नॉइज़ भी नहीं आता और रोड ग्रिप भी जो है ना वो बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो वैसे भी हाईवेज़ के ऊपर 120 की स्पीड लिमिट है, तो कोशिश यही होती है कि उसी लिमिट के अंदर रहते हुए ट्रैवल करें। तो उस लिमिट में रहते हुए इसने मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं आया कि जिसकी वजह से मैं कहूँ यार नई गाड़ी हाथ निकल गई है, या मुझे इसमें जो है कुछ एडिड फीचर्स या ट्रैक्शन कंट्रोल या इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल रहा हूँ इसी स्पीड ब्रैकेट में। अगर बात करें, हाँ ज़्यादा जाए दैन आपको शायद फील हो, बट मैंने जो हाईवेज़ की जो स्पीड लिमिट है उसमें रहते हुए मुझे इसकी ग्रिप में, रोड ग्रिप में किसी किस्म का कोई इशू फील नहीं हुआ। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको कहीं से ये गाड़ी अंडर पावर तो नहीं लगती? लाइक बॉडी पावर टू वेट रेशो अगर इसकी देखें तो कहीं से आपको लगता हो कि एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है? वही बात आ जाती है कि अगर आप 120 की लिमिट में चलाएं तो फिर तो आपको नहीं होती। हाँ, आपने जाना है कि जी आपके साथ पैरेलल में एक सिविक आ गई है या अल्टस आ गई है और आपने उसके साथ दौड़े लगानी है, देन आपको फील होगा कि यार ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर है। ठीक है, जो कि वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। बट वैसे आपको जो है वो गाड़ी जो है वो स्पीड लिमिट्स है उसके अंदर रहते हुए कंफर्टेबल है। ठीक है। और 1300 सीसी ये गाड़ी है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है आपकी GLI, तो इसकी ट्रांसमिशन में कोई आपको इशू तो नहीं अभी तक फेस करना पड़ा? क्योंकि 1 लाख चल चुकी है गाड़ी। गाड़ी को 1 लाख पे मेरे ख्याल से, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिसएग्री कर सकते हैं इससे, मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी को 1 लाख पे कुछ होता है। ठीक है, 1 लाख तो मतलब गाड़ी के लिए पीनट्स है। इनके इंजन जो हैं वो इस तरीके से इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किए होते हैं कि ये 3 से 4 लाख तक भी जा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो जिस कंडीशन में मैंने गाड़ी ली थी और जिस केयर के साथ मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब सस्पेंशन क्या है, इसके गैस के अंदर अभी तक प्ले भी नहीं आया। सही है। तो उस हिसाब से ट्रांसमिशन के अंदर भी जो है ना वो कोई इशू मुझे किसी किस्म का फील नहीं हुआ। गेयर शिफ्टिंग में थोड़ा सा लैग आ रहा हो या कोई गेयर लीवर में कोई प्ले आ गया हो, तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अभी तक इसमें कोई फील नहीं की मैंने। बिल्कुल सही है। और वैसे भी आपकी जो बात है मैं उससे एग्री करता हूँ कि आप गाड़ी की अगर प्रॉपर स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस करवाते रहें तो आई डोंट थिंक गाड़ी को कुछ भी होता है। जिस तरह आप उसको फीड करेंगे वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करेगी गाड़ी, तो ये तो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो इसकी गाड़ी के फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं? हाँ जी, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, फॉग लैंप है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, ये मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर XLI कंपेयर करें तो उसमें पावर विंडोज़ वगैरह नहीं है, तो इसमें पावर विंडोज़ भी हैं। और इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया हुआ है। सही है। और बैक कैमरा लगवाया हुआ है। उसके अलावा रिम्स वगैरह मैंने नहीं लगवाए, तो ना ही इसमें स्टॉक में बिल्ड रिम्स आते हैं। तो जिस कंडीशन में गाड़ी आई थी एज़ इट इज़ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ एक आफ्टर मार्केट जो है वो इसमें जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो लगा हुआ है। ठीक है, बाकी गाड़ी मुकम्मल स्टॉक है अभी? कंप्लीट स्टॉक है। ठीक है। और मुझे बताएं, एक तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी AC की परफॉर्मेंस कैसी है? जिस टाइम पे हम अभी आप देखें अगस्त चल रहा है और फुल हबस वाला मौसम है, ऐसे ही है। और ना आपको पसीना आया हुआ है ना मुझे पसीना आया हुआ है और ये परफॉर्मेंस इसकी थ्रू आउट लॉन्ग पे भी ऐसी ही रहती है, विद इन सिटी भी है और लॉन्ग पे भी है। तो ऐसा इशू नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो 2009 और 10 मॉडल है ना उसमें जो AC है वो सेंसर वाइज है, मतलब सेंसर वाला AC इसको कहते हैं वो है। अच्छा। तो विद थाईलैंड से इनके ACs जो हैं वो कंप्लीट असेंबली कंप्रेसर वगैरह वो इनके लगे हुए हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि यार ये कुछ टाइम के कूलिंग करने के बाद जो है ना वो ट्रिप कर जाते हैं। तो लोग मोस्टली इन मॉडल्स के अंदर जो है वो अप मॉडल का या बैक मॉडल का क्लच वाला जो कंप्रेसर और AC असेंबली है ना वो इसमें इंस्टॉल करवाते हैं। बट इसमें अभी तक स्टॉक ही लगी हुई है और मैंने अभी तक इसकी AC की सर्विस भी नहीं करवाई। 2009 मॉडल है और अभी तक चल रहा है, सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं करवाई और अभी तक इसका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। और गैस भी इसकी ओरिजिनल ही है अभी? गैस ओरिजिनल सारी कंप्लीट। इसकी मेंटेनेंस जो है वो टोयोटा से ही हो रही है। इसका इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर, इसकी गैस फिलिंग, इसकी ट्यूनिंग, ठीक है, इसकी मतलब जिस टाइम पे मैंने लिया सस्पेंशन अभी तक ठीक है, बट नियर फ्यूचर में मुझे कभी ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि अब नॉर्मल गाड़ी है, मेंटेनेंस मांगती ही है। लाख सवा लाख चलने के बाद आपको उसका शॉक्स के ऊपर या सस्पेंशन के ऊपर काम करवाना पड़ता है। तो काम करवाएंगे तो अगला लाख कंफर्टेबल रहेंगे। तो वो भी प्रेफरेंस मेरी यही होगी कि मैं इसकी जो ऑथराइज डीलरशिप है वहीं से ही करवाऊँगा।
बिल्कुल सही है। और कंपनी अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आई थिंक उसमें एक पीस ऑफ माइंड भी होता है। लेकिन स्टिल अगर आप किसी रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको, वैसे तो बहुत ही वास्ट नेटवर्क है टोयोटा की भी डीलरशिप्स का, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे नहीं भी मिलती डीलरशिप, तो आई थिंक ये एक ऐसे मॉडल्स हैं। करोला एक मार्केट की गाड़ी है, तो आपको हर मैकेनिक को इसकी अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी आप किसी के पास भी चले जाएँ, आपको पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी होगी और आपको सर्विसेज की भी अवेलेबिलिटी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। आई थिंक ये एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको पीस ऑफ माइंड रहता है इस हवाले से, और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी को लेकर। तो चलें, ये तो इसके फीचर्स के अंदर की बात हो गई। अब मुझे बताएं कि इसके एक्सटर्नल में आपने जैसे बताया इसके फॉग लैंप्स हैं और इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। जी बिल्कुल, जो इसमें स्टॉक लैंप्स हैं वही हैलोजन आ रहे मैंने हैं। उसमें हैलोजन है। मैंने उसमें कोई वो एडिशन नहीं करवाई, ना HIDs लगवाई है, ना उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाई है, और मतलब सफिशेंट है इस प्राइस ब्रैकेट में। अगर बात करूँ, हाँ प्राइस ब्रैकेट ज़्यादा कर लें और ख्वाहिशें अपनी बढ़ा दें तो लिमिट तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप लॉन्ग ट्रैवल पे करते हैं तो इसकी लगेज कैपेसिटी आपको कैसी लगती है? बूट स्पेस जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही है। सही है। फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, बच्चे का सामान, फैमिली का सामान, अपना सामान सफिशेंटली इसके बूट के अंदर जो है वो आ जाता है। तो मतलब मुझे किसी किस्म की फील नहीं हुई कभी कि यार हाँ ये थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाँ ज़्यादा होनी भी चाहिए, तो आपके पास बैक सीट है, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट बूट स्पेस जो है वो इसकी सफिशेंट है कि आपको सिटी से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। कंपैरिजन करते हैं ना उसके साथ, तो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है इसकी। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि ये इसकी जो रियर सीट्स हैं, इसके ऊपर पैसेंजर्स की कंफर्ट के हवाले से बताएं। रियर सीट्स इसकी इस तरह से है कि दरमियान में इसके वो भी है, दो पैसेंजर्स के दरमियान जो है वो आर्म रेस्ट की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस लिहाज से लॉन्ग के ऊपर तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि 2 बंदे ही ट्रैवल करें। बट विद इन सिटी जो है वो हम 3 बंदों के साथ भी ट्रैवल कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। आपको इशू नहीं होता कि कोई बंदा कहे कि यार मैं बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा हूँ या तंग हो रहा हूँ, उस तरह की चीज़ जो है वो इसमें नहीं फेस होती आपको। हाँ सही है। वैसे भी अगर आप शॉर्टर रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 बंदे हो जाते हैं, बट लॉन्गर पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है मिडिल पर्सन। तो इसके अलावा इसकी मुझे बताएं कि एक तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वैसे तो करोला के जितने मॉडल्स हैं थोड़े अपलिफ्टेड होते हैं, तो आपको तो कोई स्पीड ब्रेकर्स या किसी पे ऐसे फील तो नहीं हुआ कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है? मेरे रूट पे जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं उसमें मुझे किसी किस्म का इशू नहीं हुआ। ये बिल्कुल जो सही। रोड्स के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर जो, या सोसाइटीज़ के अंदर कुछ किसी ने एकदम से कोई बड़ा सा बना दिया हो, हाँ उस पर आपको हर गाड़ी लगती है, उस पर आपको फील भी होता है। बट जो हाईवेज़ के ऊपर या मेन रोड्स के ऊपर कैट आईज या कोई इस तरह के, या किसी ने कोई बनाए हुए हैं अपने स्पीड ब्रेकर्स, उस पर कंफर्टेबली गुजर जाती है। किसी सोसाइटी के अंदर चले जाएँ, हाँ किसी ने वैसे ही जो है वो गली के अंदर कोई बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाया हो, हाँ उस पर लग सकती है। बट अभी तक लगी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं आया कि यार उस पर कैसे ग्राउंड क्लियरेंस कम है। सिटी से तो बहुत बेहतर है। सही है। और इसके अलावा इसके एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी बंदे का जब वो गाड़ी ले रहा होता है, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का होता है। तो मुझे बताएं कि इसके सेफ्टी के हवाले से क्या क्या इसमें फीचर्स गिवन है? 2009 मॉडल है। हाँ हाँ। और उस टाइम पे जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और इसके जो भी कंपेटिटर्स थे, हाँ हाँ। उस लिहाज से सेफ्टी फीचर्स इसमें पूरे थे। मतलब अगर मैं बात करूं कि ABS ब्रेक इसमें गिवन है, ठीक है, XLI में नहीं है, इसमें है। बट एयर बैग्स इसमें होने चाहिए थे, उस टाइम पे भी होने चाहिए थे। अभी तो खैर गाड़ी हर एक में आना शुरू हो गए हैं, बट उस टाइम पे भी इसमें होने चाहिए थे। उसकी थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि यार एयर बैग्स इसमें होने चाहिए, अदरवाइज़ मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल और वो जो कंप्लीट आपका पैकेज आता है वो चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें जो सेफ्टी फीचर, जो कि हाईलाइटिंग सेफ्टी फीचर है, वो सिर्फ इसकी ABS ब्रेक है। ठीक है। और वो भी आपका एक्टिव सेफ्टी फीचर है। अगर पैसिव में जाएं तो आपके एयर बैग्स वगैरह इसमें नहीं है, जो कि आई थिंक एल्टस मॉडल और ऊपर वाले मॉडल्स में बाद में दे दिए गए थे। बिल्कुल दे दिए थे। ऑल्टस मतलब अगर आप 2009 का ऑल्टस कंपेयर करें तो उसमें उन्होंने एयर बैग्स भी दिए 2, ठीक है। और जो GLI वर्जन थे उसके अंदर उन्होंने एयर बैग्स नहीं दिए थे। तो ये टोयोटा की खूबसूरती है कि छोटे छोटे फ़र्क डाल के जो है ना वो कीमतें बहुत ऊपर कर देती है। तो ये थोड़ी सी आपको फील होती है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। और करोला की लाइनअप आप देख लें और उसी की सीक्वेंस पे आप यारिस की लाइनअप देख लें, तो हमेशा से बहुत सारे वेरिएंट आए हैं इसके। मतलब अभी भी यारिस के 8 वेरिएंट्स आते हैं, तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ किसी में है, किसी में नहीं है। तो बट आई थिंक ये ऐसे बेसिक फीचर्स हैं। अब तो खैर ये 2009 की थी, तब भी होने चाहिए थे। और आज के दौर में भी कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं, जैसे आप बता रहे थे एडजस्टेबल हैं साइड मिरर्स, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। अभी जैसे इसकी बात करें XLI के अंदर और GLI के अंदर डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। बट उसी मॉडल में जब आप ऑल्टस पे जाते हैं तो उसमें बॉडी मैचिंग जो है वो डोर हैंडल्स भी हैं। उसके अलावा अलॉय रिम्स दे दी हैं उसमें, इसमें अलॉय रिम नहीं है। उसमें इन्होंने
लेदर सीट्स दे दी थी, इसमें लेदर सीट्स नहीं दी इन्होंने। इसमें आपने आफ्टर कोशिश करवाई, आफ्टर मार्केट। बिल्कुल सही है। और वही मैं बात करूँ कि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं ना जिसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, और कंपनी को चाहिए कि ये एज अ स्टैंडर्ड फीचर्स प्रोवाइड किया करें, और जो लग्जरी फीचर्स हैं उनको बेशक आप हायर वेरिएंट्स में रखें, बट आई थिंक ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। बाकी इस हवाले से मुझे आप बताएं कि इसकी स्केड्यूल्ड जो मेंटेनेंस है उसकी क्या कॉस्ट है, और आपको वो कितने टाइम के बाद आप करवाते हैं? जो उसकी स्केड्यूल मेंटेनेंस है उस पर मेरा कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस गाड़ी के ऊपर आप इतनी ट्रैवल कर रहे हैं उस पर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि यार आपका जिस टाइम बिल करें आप सेल्फ लगाएं और गाड़ी जिधर चाहे छोड़ दें। उस चक्कर में मैं अपनी डीलर जितनी भी इसकी मेंटेनेंसेज हैं वो टोयोटा मोटर से ही करवाता हूँ। तो इस पर इंजन ऑयल प्लस ऑयल फिल्टर, उसकी जो कॉस्ट तकरीबन मुझे पड़ती है वो जिस हिसाब से ल्यूब्स की रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं तो वो एक दफ़ा जाओ तो कुछ होते हैं, अगली दफ़ा कुछ और होते हैं, बट अराउंड अबाउट 9 to 10,000 जो है वो मुझे पड़ जाता है। और बाकी जो एयर फिल्टर है वो 2 ऑयल चेंज के बाद जो है वो बंदा फिर चेंज करवा लेता है। बिल्कुल सही हो गया। और ओवरऑल अगर इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो इसकी तो हर जगह ही अवेलेबल है। बिल्कुल, ये इसकी अच्छी बात है। और इस मॉडल के अंदर जो है वो काफ़ी हर जगह पे ही आपको मिल जाता है। इवन मैकेनिक्स के पास भी जो है ना, आप किसी ऐसे शहर में अगर चले गए और वहाँ पे जाके आपका कुछ इशू बन गया है तो वहाँ के लोकल जो ऑटो मैकेनिक्स हैं उनके पास भी आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि इनकी डीलरशिप भी हर शहर के अंदर मौजूद है, बट फिर भी अगर किसी ऐसे रिमोट एरिया में आप चले गए हैं तो वहाँ पे आपको इसके पार्ट्स ईजीली अवेलेबल होंगे। और एज़ कम्पेयर टू जो इसके दूसरे मतलब कंपेटिटर्स हैं, जैसे अगर मैं सिटी की बात करूँ तो उससे बहुत सस्ते हैं। लाइट्स हो गई उसकी, और उसको कंपैरिजन करें आप सिटी की लाइट्स के साथ तो प्राइस पे बहुत फ़र्क है। तो उस लिहाज से जो है वो इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कम है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सिटी। ठीक है। और मुझे बताएं कि एक तो खैर इसमें जो फीचर्स गिवन है गाड़ी में, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको लगता है इस गाड़ी में कमी है? वैसे तो बहुत सारी इंसान फील करता है कि ये भी होना चाहिए था, वो भी। आपको कुछ फील होता है कि कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी इसमें? काफ़ी चीज़ें शायद जब 2009 में अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं कहता कि यार ये हर लिहाज से परफेक्ट गाड़ी है, इसमें सब कुछ है। बट 2013 की अगर बात करें तो इतने फीचर्स आ गए हैं अभी कि मतलब आपको हर फीचर ज़रूरी महसूस होता है कि यार ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। बट 2-3 मेजर फीचर्स जो कि मैं फील करता हूँ कि यार इस गाड़ी के अंदर होने चाहिए थे, उसमें सबसे पहला तो एयर बैग है। बिल्कुल सही। ठीक है, एयर बैग्स होने चाहिए गाड़ी के अंदर। ठीक है। सेकंड बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो गाड़ी में होना चाहिए। सही है। ठीक है। उसके अलावा क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो उसमें कैमरास और ब्लाइंड स्पॉट्स जो मॉनिटर होते हैं और पार्किंग सेंसर जो है वो होने चाहिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना जो कि नहीं है तो चल रहा है, बट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये भी वैसे भी मैं बताऊं कि जब से नई एंट्रेंट्स आए हैं मार्केट में और ये पूरी एक वेव आई है क्रॉसओवर एसयूवीज़ की, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन एनहांस हो गया और जैसे जैसे फीचर्स आ गए हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता हर कंपनी को अपग्रेड करना पड़ रहा है उन फीचर्स के ऊपर, जो कि अच्छी बात भी है। कंज्यूमर के लिए विन विन सिचुएशन है ये। तो आई थिंक इसके अलावा सर देखें, क्रॉसओवर एसयूवीज़ तो बड़ी गाड़ी में इतना, इवन छोटी जैपनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, 660 सीसी गाड़ी है, बट उसमें ये सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं जो कि आजकल की सिविक के अंदर मौजूद है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब यू नेम इट, वो 660 सीसी की गाड़ियों में सारी चीज़ें वो देते हैं, बट वो भी मैनेज कर रहे हैं। वो भी किसी तरह से जो है ना वो इतने से छोटे से डिज़ाइन के अंदर वो सारे फीचर्स फिट इन कर रहे हैं। बट हम चूँकि थोड़ा सा वही एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक अपनी साइकी है और उनकी एक अपनी माइंड सेट है जिसको हम ना अभी तक चेंज नहीं कर पाए हम। तो लेकिन वही बात है, वो टाइम के साथ साथ होंगी चीज़ें चेंज। तो बाकी मुझे ये बताइए, इसका नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वैसे तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर आज के दौर में कोई 2-2.5 मिलियन की रेंज में गाड़ी लेना चाह रहा है तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये गाड़ी उसको लेनी चाहिए? वैसे तो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हर बंदा अपनी लेता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह उसने यूज़ करनी है, बट आपके ख्याल में एक जनरल ओवरव्यू दे दें कि इस गाड़ी को आप रिकमेंड करते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिक्वायरमेंट बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अभी 2 से 2.5 मिलियन के दरमियान आपको ऑल्टो भी मिल रही है। ठीक है, वो भी 3 मिलियन पे चली गई है। वो भी 3 मिलियन पे चली गई है। अभी आपको वैगनार भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये वो बात कर रहा हूँ, सिटी भी मिल जाती है आपको, मतलब वेट्स भी काफ़ी पुराना मॉडल मिल जाता है। तो हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो देखना चाहता है। वो फ्यूल इकॉनमी को देखना चाहता है, ठीक है, वो लो मेंटेनेंस को देखना चाहता है, वो कंफर्ट को देखना चाहता है, ठीक
क्या वो बूट स्पेस और फैमिली कार को देखना चाहता है, तो वो हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं 2-3 जो मेजर फैक्टर्स हैं उनको सामने रखूँ, तो उसमें यही होता है कि कंफर्ट होनी चाहिए, आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलनी चाहिए, आपको मेंटेनेंस उसकी कम होनी चाहिए। तो उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस गाड़ी की समझ आई थी, एंड देन मैंने ये परचेज़ की थी। हाँ, सिटी आपको शायद 2 किलोमीटर ज़्यादा दे दे, बट मेंटेनेंस ज़्यादा है, कंफर्ट कम है। वैगन आर आपको शायद 3 लीटर ज़्यादा दे दे, बट हैचबैक है, बूट स्पेस कम है, कंफर्ट नहीं है। तो उस लिहाज से मैंने से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया इसकी फ्यूल इकोनॉमी में। बट फ्यूल इकोनॉमी ठीक है मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ 14-15 आपको मिल रही है, तो मेरे ख्याल से बुरी ऑप्शन नहीं है ये। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई बंदा इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर वो गाड़ी परचेज़ करना चाहता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। हाँ, आप इसमें आप मॉडल पे जा सकते हैं, 11, 12, 13, 14 मॉडल तक जा सकते हैं आप इसके ऊपर। हाँ, 14 तक ही आई थी, उसके बाद जनरेशन चेंज हो गई थी। जो है ना वो फेसलिफ्ट आ गया था और जनरेशन जो है वो उसकी चेंज हो गई थी। तो 14 मॉडल तक आपको जिस प्राइस ब्रैकेट में और जिस कंडीशन में समझ आती है, आप परचेज़ करें इसको। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया इस गाड़ी के मुताल्लिक। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम और ये पूरा ओनर्स अपना रिव्यू देने का। सो व्यूअर्स, ये तो था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का जैसे मैंने पहले कहा कि लाने का मकसद ये था कि अगर कोई भी बंदा एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर 2 से 3 मिलियन 2.5 मिलियन के बीच में गाड़ी लेना चाहता है और एक फैमिली कार के तौर पे गाड़ी लेना चाहता है, तो उसके लिए एक ऐसी ऑप्शन हम आपके लिए ला सकें जो एक अच्छी ऑप्शन हो मार्केट में और अवेलेबल भी हो, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली बेहतर हो, लगेज कैपेसिटी हो, सिटिंग कैपेसिटी अच्छी हो। तो आपने तमाम प्रोज एंड कॉन्स गाड़ी के बारे में जाने और अब्दुल्ला ने अपनी तमाम जो उनका एक्सपीरियंस था वो आपके सामने रखा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है इस सेगमेंट के अंदर, और अगर ये लेना चाहते हैं तो इसके मुतालिक जितने इनसाइट्स थे हमने आपके साथ शेयर भी किए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।